राग के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगता है कि तकनीकी कारणों से बार बार आप ये डिस्टर्ब हो रहा है। मुकुंद जी का राग के बारे में जो बात बता रहा था कि पंडित जसराज जी ने खास तौर से कहा था कि मुकुंद जी ने जितना काम रागों पे किया है, और मुझे भी लगा कि रागों की सत्ता के संबंध में जो उन्होंने चिंतन किया अपने लेखन में बार बार बताया, वो बड़ा गहन गवेषणापूर्ण कार्य उनका जो है। और एक बात और वो इंगित करते हैं कि रागों के बदल जाने को उनका वो गुण बताते हैं, राग का मर्म ही वो आलाप बताते हैं। और खास बात जो मुकुंद जी की मुझे बड़ी आलोकित करती रही है, अभी भी आलोकित करती है, वो है कि राग सनातन है, उनका इतिहास का है। और इसीलिए उनका चिंतन एक अलग ढंग से भी हम लोगों के समक्ष आता है कि वहां पर प्राचीन जो ग्रंथ है संगीत के, नृत्य, नाट्य के, उन ग्रंथों का तो हवाला देते हैं वो, लेकिन उन ग्रंथों के साथ साथ एक बड़ी बात जो उनके चिंतन में, लेखन में है कि वो खुद अपनी मौलिक स्थापनाएं भी हम लोगों को सौंपते हैं, बल्कि भारतीय चिंतन की मौलिक स्थापना एक तरह से मैं कहूँ। और मैंने जैसा पहले कहा था, फिर दोबारा शायद हो सकता है कि बीच में डिस्टर्बेंस रहा, आपसे बात नहीं हो पाई। मुझे ये भी लगता है कि उनका जितना भी लेखन है, उनका जो चिंतन है, उसको हमें भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के आलोक में कलाओं के अंतर संबंधों के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए उस चिंतन को, उनके मनन को जो है। क्योंकि बार बार वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हर कला जो है दूसरे से घुली मिली होने के बावजूद उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, और निश्चित रूप से उसमें वो अभिनव गुप्त और दूसरे जो पूरा प्राचीन जो अपने शास्त्र है उनका हवाला भी देते हैं बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसमें, जैसे व्रती का उन्होंने किया है कि व्रती जो है भरत का शब्द दिया हुआ है, और उसका वो खास तौर से चर्चा करते हैं कि वृत्ति का मतलब भिन्न जो अवयव जो है उसको, उसके एक प्रकार से पूर्णांग जो है वो वृत्ति होती है। अखंड का जो है एक प्रकार से अवाप्ति उन्होंने उसको बताया है, वही स्वतंत्र सत्ता के रूप में जो बाद में जो रूपांतरित होती है, जो तमाम जो कलाएं जो स्वरूप में जो है। छंद का जैसे उन्होंने चर्चा की, एक छंद जो है एक प्रकार का गुंथाव है। भारत का जो इस्तेमाल करते हैं वाक्य वो सर्वशिल्प प्रवर्तकम, इसके आलोक में भी हम लोग देखें तो वो बताते हैं कि तमाम जो कलाएं जो है नाट्य शास्त्र में एक प्रकार से समाहित है, लेकिन फिर समाहित होने के बावजूद हर कला जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी जो है रखती है। मुझे लगता है कि उनके जो चिंतन जो है उसको उस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने जो कलाओं के इतिहास का भी जो चर्चा जो की है अलग अलग अपने लेखों में जो है, किताबों में जो है चर्चा की है, उसमें उन्होंने इस बात का बार बार इशारा दिया होना कि चाहे वो साम का उल्लेख करते हैं, सामगान का उल्लेख करते हैं कि वो प्राचीन संगीत नहीं प्रवृत्ति राग संगीत जो है उसका जनक भी है, और दूसरे जो शास्त्रों पुराणों का वो उल्लेख करते हैं उसमें एक खास बात मुझे और बताते हुए लगता है वो कि दतिलम जो है जिसपे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम भी किया, वो नाट्य शास्त्र से भी पुराना है जो है, और उसके अंतर्गत भी वो बहुत सारी चीजें हम लोगों के समक्ष रखते हैं। उनसे अपन कलाओं के अंतर संबंधों को और गहरे से रूपायित कर सकते हैं, और गहरे से उनको जान और समझ सकते हैं, मुझे लगता है। बहरहाल मुझे मेरे पास बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो उनसे जुड़ी रही उनका मैं उल्लेख खास तौर से करूंगा। अर्पण जी ने मुझे कहा भी था कि उनसे जुड़ी कुछ यादें जो है, तो बहुत सारी चीजें प्रयाग जी ने भी उल्लेख किया था कि उनके जो है वो निवास करते हैं, उसका नाम घर रखा हुआ है उन्हें, और ये घर नाम जो बिज्जी ने दिया था, विजयदान देता बिज्जी ने। और मुझे याद आता है कि उनकी जो किताबें रजा फाउंडेशन से भी जो आई थी बाद में, उसमें भी एक किताब उनकी गगनवट आई हुई है, और गगनवट जो किताब जो है संस्कृत सूक्तों का जो उन्होंने उस प्रकार अनुवाद का अलग रूप में किया है। और मुझे लगता है कि जो गगनवट किताब है उसकी जो भूमिका जो है वो बिज्जी के कारण ही बनी थी। बिज्जी की एक किताब बहुत पहले आई थी, रूंख नाम से, जो संपादित की थी बिज्जी ने, उसमें उन्होंने वृक्षांजलि शीर्षक से जो है संस्कृत कविताओं के अनुवाद मुकुंद लाट जी ने किए थे, और उसमें रूंख में वो प्रकाशित हुए हैं वृक्षांजलि जो है। बाद में स्वीकरण का एक शीर्षक से पूरा एक लेख जो है मुकुंद जी ने लिखा उस स्वीकरण में। और मुझे मुकुंद जी की बात बड़ी मौलिक और अलग तरह की लगती है कि बहुत सारी कविताएं जो है स्वीकरण में या गगनवट में जो उन्होंने अनुवादित की संस्कृत सूक्तों की जो है, उसमें उन्होंने एक बात की ओर इशारा किया है कि
अनुवाद का कार्य जो है उसमें बहुत कुछ मौलिक भी होता है। और मुकुंद जी ने जो काम किया, चाहे वो गगनवट का काम देखे, श्रीकर्ण का काम देखे, उस सब में उन्होंने संस्कृत जो कविताएं हैं लिखी गई थी उसका मूल ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्तरों पर काव्यिक रूप में, जैसे पृथ्वी सूक्त का भी अपन उदाहरण लें तो पृथ्वी सूक्त का जो उन्होंने अनुवाद किया है कविता के रूप में जो है वो बड़ा मौलिक अनुवाद है। और मुझे लगता है कि पृथ्वी सूक्त को एक नए ढंग से देखने की दृष्टि भी जो हम लोगों को प्रदान करता है। तो ऐसे ही उनकी जो तमाम कृतियां जो है, चाहे संगीत, नृत्य, नाट्य से जुड़ी तमाम जो कृतियां, जो उनके जो लेख, उनके जो जितने भी प्रकाशित हुए हैं, उन सब का भी एक खास पहलू मुझे नजर आता है कि उसमें उनके खुद का चिंतन, मौलिक स्थापना उसमें है। मैं उनसे जुड़ी यादों की बात कर रहा था तो रजा के चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी थी लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान जो है, अशोक वाजपेयी जी के साथ अशोक जी भी आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था वहाँ पर। बहुत सारे स्तरों पर वो बड़े संकोची स्वभाव के बहुत अधिक मुकुंद जी रहे हैं। मुझे याद है पहला या दूसरा लिटरेचर फेस्टिवल जब जयपुर में हुआ था तो मैंने दूरदर्शन के लिए उसको कवर किया था और बहुत सारे साहित्यकारों से हम लोगों ने संवाद किया था। मैंने खासतौर से मुकुंद जी से कहा कि मैं आपसे भी बात करूंगा, तो उन्होंने बहुत ये कहा कि मुझे बातचीत करना राजेश जी ठीक नहीं लगता, वैसे ही अपन कर लेंगे बात। और मैंने फिर उनको एक प्रकार से घेर लिया था, उनसे संवाद किया लंबा। तब पहली बार बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बोले ये कौन है? मुकुंद लाट जी है। और मुझे पता था कि मुकुंद लाट जी वही है जो अज्ञे जिनको भारत भूमि यात्रा के लिए साथ ले गए थे। और एक लेख मुझे याद आता है, मैंने उनसे जिक्र किया मुकुंद जी से एक बार कि द्वारका के बारे में जो उन्होंने एक लेख लिखा था कि कृष्ण जो है वो पहले गंडा जी, संग गंडा जी जो उसके संवाहक रहे हैं। यह भी मुझे लगता है उन्हीं की स्थापित की हुई चीज है कि उसमें बड़ा रोचक प्रसंग आता है। वो वहां से शुरुआत करते हैं उसकी जो आपके बारका और संगराज्य की जो है वो यात्रा द्वारका संगराज्य, उनका एक लेख था। उसमें अज्ञे जी के आग्रह पर भागवत भूमि की यात्रा जब उन्होंने की थी उसमें नरेश मेहता भी उनके साथ थे उस समय। इसमें वो शांति पर्व के उस प्रसंग से इस लेख की शुरुआत करते हैं उसमें कि वो नारद के पास कृष्ण आते हैं और बहुत चिंतित तो दुखी होते हैं उस रूप में कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी जो है सब आपस में झगड़ रहे हैं, कर रहे हैं। बात की महाभारत के बाद की बात है। तो फिर वो कहते हैं ना, इसके जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आप चाहते तो राजा बन सकते थे लेकिन आपने अलग अलग जो है संघों में विभाजित कर दिया जो है। और उस लेख का मैं इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ, द्वारका राज्य संघ की प्रणाली पर चलता था, ये मुकुंद जी स्थापित करते हैं वहां पर। और वो ये कहते हैं कि संघ तंत्र कुलतंत्र था एक प्रकार से, और इसमें वो खास तौर से बात कई क्षत्रियों के साथ मिलकर राज्य चलाते थे। इन कुलों के प्रधान स्वाधीन रहते हुए एकजुट थे। इस एकजुटता में कृष्ण का बड़ा हाथ था। तो उसमें एक उल्लेख वो खास तौर से करते हैं कि जब नारायणी सेना दुर्योधन को कृष्ण ने प्रदान की तो वो समूची सेना नहीं थी, वो कृष्ण की अपनी संघ की जो है सेना थी। तो यहाँ एक बात और उभर कर सामने आती है कि वो महाभारत में हालांकि ये चीज नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार मानते हैं कि वैशाली को पहला लोकतंत्र मानते हैं हम जब गणराज्य की बात करते हैं। तो मुझे लगता है मुकुंद जी की मौलिक स्थापना भी थी उस रूप में कि उन्होंने ये बताया कि कृष्ण के समय से जो अपने यहाँ पर जो है संघ राज्यों की जो एक प्रकार से शुरुआत हो गई थी और वो गणतांत्रिक प्रणाली कृष्ण ने शुरुआत की थी उसकी। हालांकि उसका उनको खामियाजी भी भुगतना पड़ा था, लेकिन ये मुझे लगता है इस तरह की स्थापना जिसमें पुराण और जो शास्त्र में जो कुछ है केवल वही नहीं बल्कि उसके जरिए बहुत सारी नई स्थापनाएं जो है वो मुकुंद जी निरंतर अपने चिंतन और लेखन से हम लोगों को सौंपते रहे हैं। एक बात खास तौर से वो उल्लेख और करते, मैं कलाओं के अंतर संबंधों की बात आप लोगों से कर रहा था तब भी, कि वो कहते हैं कि हम लोगों को एक आदत पड़ गई है कि किसी भी चीज को देखते हैं तो अपन संगीत, नृत्य, वास्तु से जोड़ उस इतिहास को जोड़ने लगते हैं। बोलते हैं ये पश्चिम की आंख है, ये भारतीय दृष्टि नहीं है, क्योंकि हमने भारतीय दृष्टि से कभी कलाओं के अंतर संबंधों पे विचार ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय दृष्टि से कला और कलाओं के अंतर संबंधों की मौलिक स्थापनाएं कहीं देखनी है तो मुकुंद जी के लिखे में हमें जाना पड़ेगा। मुकुंद जी की सूक्ष्म जो अनुभूतियां उन्होंने अपने चिंतन से हमें सौंपी है उनको हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुकुंद जी से जब भी मिलना होता था बहुत कुछ नया मिलता था। मुझे याद है जब उनका प्रयाण हो गया था, अंतिम जो दिन थे उस समय मुझे लगता है मैं काफी निकट रहा। फिर एक दिन उनसे संवाद हुआ तो मैं उनके घर पहुंच गया था। नीरजा जी और उनके साथ
हम लोग बैठे और उन्होंने पहली बार मुझे पता लगा कि बहुत बेहतरीन कलाकृतियां जो है उन्होंने सिरजी है अपने उस जब वो अस्वस्थ थे, उस अस्वस्थ काल में जो है। और एक एक कलाकृति जब वो दिखा रहे थे तो उनके मुस्कान जो दिखी मुझे, और मैंने उस समय नाम दिया था उन कलाकृतियों के स्मृतियों के छंद। मुझे सुखद लग रहा है ये बात आप लोग से साझा करते हुए कि इसी जब उनकी पहली पुण्यतिथि तब नीरजा जी से व्हाट्सएप पे संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि वो गैलरी में एक बना दी गई उनके घर पे, और उन जो कला भी थी जो बनाई गई है उसको स्मृतियों के छंद नाम दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनके वो खुद असल में किसी एक कला से या साहित्य संस्कृति से नहीं जुड़े हुए थे, वो बहुत सारी कलाओं से उनका सरोकार था। बड़े अच्छे कवि तो थे ही वो। अंधेरे के रंग जब उनका संग्रह आया था तो उन्होंने स्पेशली एक मित्र के साथ मुझे भिजवाया था उसको आस्वाद करने के लिए। और बाकी के जो संग्रह उनके, उनमें भी एक खास तरह की उनकी एकांतिका नजर आती है मुझे लगता है उनकी कविता में जो है। उनकी कविता का आस्वाद करते हुए बार बार ये भी लगता है कि कविता का जो बंधा बंधाया धर्रा जो है उसको तोड़ते हुए वो एक विचार का ऐसा ओज देते हैं जिसमें कोई कविता पढ़ने के बाद फिर से मन में बहुत सारे विचार उमड़ते हैं और हम सोचते हैं कि शायद इसको दोबारा की कलाकृतियां हैं, चाहे वो कविता है, और जो उनका जो चिंतन का आलोक है वो भी बिल्कुल इसी रूप में हम लोग दिखाई देता है। बहुत सारी चीजों यादों की बात मैं कहूँ तो मेरी जब कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा वृत्तांत नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से प्रकाशित हुआ था तो प्रयाग जी से मैंने बात की थी। प्रयाग जी आए थे यहाँ पर जयपुर, और प्रयाग जी मुकुंद जी को साथ लेकर आए थे। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुकुंद जी का सानिध्य लाभ उसी दौरान और मिला हम लोगों को। उसके बाद तो निरंतर उनसे संवाद और बातें होती रहती थी। मैं चाहता था जब अंतिम दिन में उनका कि आकाशवाणी के आर्काइव के लिए एक लंबा साक्षात्कार उनसे संजो लूं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी चीजें थी। मुझे याद है भागवत भूमि यात्रा में अज्ञे जी ने उनका उल्लेख किया है और प्रभात प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया बाद में, जो द्वारका वाली यात्रा वाली जो थी उसको संग्रह को जो है। मुकुंद जी को पता नहीं था ये बात। जब मैंने उनको बताई तो बड़ी जिज्ञासा उनको जगी कि मुझे बताना आपकी वो कहाँ है। मैं उनको बताता, वो मेरा आलस्य रह गया कि उन तक पहुंचा, तब तक वो किताब उन्होंने मंगवा ली थी। लेकिन उनको बड़ी वो मुझे लगता है इसलिए संकोची स्वभाव में बार बार उनका कह रहा हूं कि वो प्रचार से बहुत दूर रहते थे। जितना काम उन्होंने किया और जितना मौलिक स्थापनाएं उन्होंने सौंपी भारतीय कलाओं के अंतर संबंधों की, मुझे नहीं लगता किसी और ने इतना काम किया होगा। लेकिन मुकुंद जी के साथ एक बड़ा पहलू यह भी था कि वो अपने आप को छुपाने में उस्ताद थे। पंडित जसराज जब भी जयपुर आया करते थे उनके यहाँ रुका करते थे, उनसे बड़ी उनकी मित्रता है। सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बड़ी गहरी मित्रता उनकी थी और बड़ी हंसी ठिठोली उनके साथ हुआ करती थी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जब कभी मैं संवाद में सम्मिलित होता था कि वो मुकुंद जी जो है बहुत धीरे से ही, चाहे बोले संकोच स्वभाव से, लेकिन अपनी बातों पर अडिग रहा करते थे। तर्क उन्होंने कोई दिया है तो उसका उनके पास बहुत अच्छे कारण हुआ करते थे। और मुझे लगता है कि फिर अंततः पंडित जसराज को भी उनसे सहमत होना पड़ता कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं। तो ये शायद मुझे लगता है उनके बड़ा जो गहन अध्ययन जो था यशदेव शल्य जी के साथ जो उन्होंने काम भी किया दर्शन पत्रिका के साथ में जो है, तो वो उनके सरोकार इस तरह के थे कि हम लोगों को उनके चिंतन और लेखन में जो है गहरे से मुझे लगता है प्रवेश करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ उन पे किए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि भारतीय कलाओं पे आनंद कुमार स्वामी ने जो काम किया था, मुझे लगता है अगर आनंद कुमार स्वामी नहीं होते तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने कला कृतियां जो है उनसे बहुत सारी कलाकृतियों से महरूम होते हैं। वो कलाकृतियां शायद भारत में नहीं होती, बाहर ही होती। उन्होंने बताया कि भारतीय कलाकृतियों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि अगर हम उनके तमाम लिखे में जाएंगे, मुकुंद लाड जी के लिखे में जाएंगे, तो हम लोगों को यह भी पता चलेगा कि मुकुंद जी ने जो है अपने तमाम लिखे में कलाओं के अंतर संबंधों को बहुत गहरे से जिया है। और उनका जो कलाओं के अंतर संबंधों को जिया हुआ जो कार्य है उस पर मुझे लगता है कि अलग से कुछ किए जाने की जरूरत है। रंगनाथ जब मेरी किताब प्रकाशित हुई थी जिसमें संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकलाओं पर एकाग्र निबंध उसमें थे, उन्हें बड़ी खुशी हुई थी इस बात को देखकर कि मैंने एक रसिक के तौर पर जो है कलाओं पे चिंतन किया है। लेकिन बाद में उन्होंने ये लिखा भी उसमें कुछ चीजें उन्होंने मुझे लिख कर दी, मुझे बड़ा सुखद लगा कि कलाओं की रसिकता से तो बहुत लोग जुड़े रहे हैं, कलाओं की रसिकता से जुड़े हुए अनुभव भी बहुत से लोगों ने साझा किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कलाओं के को विचार की दृष्टि से देखना चाहिए। संगीत में जैसे कैसे विचार ध्वनित होता है, नाटक में जैसे कैसे विचार ध्वनित होता है, ये
किसी की स्थापना मौलिक रही है तो मुझे लगता है मुकुंद लाट की रही है। एक और मुझे प्रसंग याद आता है कि नीरजा जी भी खूब हंसी मजाक किया करती थी पंडित जसराज जब आते थे। एक दफा पंडित जी आए हुए थे तो हमने होली पे उनसे संवाद किया कि होली को किस रूप में मनाते रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा रोचक प्रसंग बताया था कि गोबर जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था होली खेलते रंगों के बजाय, जो पंडित जसराज ने। तो नीरजा जी ने कहा, अच्छी आप ऐसी कैसी होली खेलते हैं? बाद में लेख मैंने लिखा था होली के खिलैया नाम से जो है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि बहुत सारे जन्मदिन जब वो मनाते थे अपना तो सारे मित्रों को एक साथ एकत्र करते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि इस तरह के आयोजनों में मुझे भी कभी कभार वो याद किया करते थे, और मुझे इसलिए कि उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनके पास जब भी बैठता था मुझे लगता था बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जो शायद मैं संजो लूंगा उनके पास बैठकर, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा चीजें थी कि वो अन्यथा शायद वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उनके पास बैठते या उनका जो लिखा अपन बांचते होते हैं तब पता लगता है कि उनके पास बहुत सारी चीजें जो है उनके पढ़े को जो है हम गूंज सकते हैं। आकाशवाणी के लिए हम लोगों ने एक बार संवाद किया उनसे, तब भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, बहुत सारे प्रसंग उनके बताए थे। रजा के चित्रों पे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने उन चित्रों पे जो व्याख्या की थी मुझे आज भी याद है, वो इतनी जबरदस्त थी उसमें कि रंग कैसे देखने वाले से संवाद करते हैं, कैसे रेखाएं जो है अमूर्त में भी जो है एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करते, स्वयं प्रतिष्ठ कहते थे कि जो कोई उसकी कला अमूर्त कैसे हो सकती है, क्योंकि उसका रूप कोई न कोई होता ही है और वो स्वयं प्रतिष्ठ होता है, अपने आप में उसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों के आलोक में अगर उनको देखें, एक बार हम लोग याद है कि हालांकि वो बहुत संकोचित थे लेकिन जब रुचि के लोग मिल जाते थे उनको तो उनसे बातें करते हुए पता नहीं चलता था कि समय कैसे पंख लगाकर बिछाता था। पिछले दिनों जब उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले हम लोग जब उनके घर पे बैठे हुए थे, नीरजा जी भी थी, 3-4 घंटे इतने वो अपनी उनकी कलाकृतियां हमने देखी, संगीत पे बात हुई, नृत्य पे, नाट्य पे, कलाओं के अंतर संबंधों पे बात हुई, और उस दौरान भी उनका जो बृहद जो अनुभव मुझे लगा कि पीयूष जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, पीयूष दहिया जी, शायद उन्होंने कुछ उसको अवेरा होगा जो काम उन्होंने किया हुआ है, और अमेर भी रहे हैं कि पीयूष जी ने पृथ्वी सूक्त का भी उनसे आग्रह करके कर लिया था। और मुझे लगता है उनसे कोई काम करवाना पीछे बढ़ के करवा दिया जा सकता है, लेकिन वो स्वयं अपने काम को आगे लाने में हमेशा संकोच करते रहे। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीकानेर में डॉक्टर छगन मोहता स्मृति व्याख्यान माला होती है, और उसके लिए डॉक्टर शिवलाल मोहता जी ने उनसे 2-3 बार कहा कि आप आइए, हम चाहते हैं कि आपका व्याख्यान हो छगन मोहता स्मृति व्याख्यान माला में, और वो टालते रहे कि बोले अभी तबीयत थोड़ी सी ऐसी नासाज है, ये है वो है। फिर एक दिन मुझे उन्होंने काम सौंपा कि आप जाइए और उनसे मनाइए। मैं उनके पास गया और उनके एक प्रकार से पीछे ही पड़ गया कि नहीं, आपको व्याख्यान जो है देना ही है, और वो मान गए थे, बाद में व्याख्यान दे के आए थे। तो मुझे लगता है कि वो उनका जो संकोची स्वभाव था वो आड़े भी आता रहा उनकी चीजों को सामने लाने में, और अभी भी मुझे लगता है बहुत सारा ऐसा है जिसको सहेजा और हम लोगों को जो है प्रसारित करने की जरूरत है, क्योंकि जो उनका बाद का जो कलाकृतियों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, उन्होंने मधुर स्मृतियों को जो है चित्रों में संजोया एक प्रकार से। पृथ्वी सूक्त जो है जब ये शायद सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुई, और उसमें भी जो उन्होंने रेखांकन है वो मुकुंद लाट के रेखांकन है उसमें। तो एक व्यक्ति में कितने कितने और व्यक्ति समाहित होते हैं, अगर इसको हमें समझना है तो मुकुंद लाट की ओर देखना होगा, क्योंकि वो उनका जो लिखा हुआ भी है उसके भी बहुत सारे आयाम है, कोई एक आयाम नहीं है वहां पर। और वो मुझे लगता है कि अपने हर लिखे में जो लिखने का एक धर्रा जो बना हुआ है, लिखने का एक जो मुहावरा बना हुआ है, पारंपरिक जो मुहावरा बना हुआ है, उसको निरंतर वो तोड़ते रहे उस मुहावरे को। और मुझे लगता है कि अगर उनको व्याख्यायित में कहूँ तो ये भी कहना चाहूंगा कि वो ऐसे सर्जक मुकुंद लाट रहे हैं जो सदा अपने ही जो बनाए मुहावरे उनको भी तोड़ते रहे हैं। आप देखिए कि संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका गहन ज्ञान उन्हें था, और उसमें भी उन्होंने जो संस्कृत के जो ग्रंथों का जो उन्होंने किया कि राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसमें जो स्वीकरण शब्द को उन्होंने हम लोगों के समक्ष रखा कि स्वीकरण शब्द पहले कहाँ से आया, कि राजशेखर की जो काव्य मीमांसा से आया था। तो संस्कृत कवियों की जो काव्य की प्राचीन परंपरा है उसमें उन्होंने गहरे बैठ कर जो है उसका विश्लेषण किया, और वो लिखा भी उन्होंने कविता का अनुवाद एक ऐसा रूपांतरण होना चाहिए
जो अपने आप में एक नई कविता हो। लेकिन एक बड़ी विरोधाभास की बात भी मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगा कि उन्होंने अनुवाद किए कविताओं के, संस्कृत कविताओं के अनुवाद किए, सूक्त जो है उस जो संस्कृत सूक्त की जो परंपरा है उसको व्याख्यायित किया अपने ढंग से उसको। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसमें ये उल्लेख भी किया है कि कहाँ से लिया गया है, और ये मेरा नहीं है बल्कि संस्कृत कविताओं का है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात को लेकर कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राचीन कविताओं का जो है थोड़ा बहुत फेर बदल करके अपने नाम से उसको प्रकाशित करा लेते हैं। तो मैं उनसे कई बार कहता था कि आपने तो इतना महत्वपूर्ण काम किया, बल्कि एक तरह से उस कविता का पुनराविष्कार कर दिया है। चाहे वो संस्कृत कवि जो पुराना लिखा है उसको आपने आधुनिक रूप में प्रस्तुत करते एक प्रकार से पुनराविष्कार किया है, तो आपका मौलिक हो गया है। लेकिन इसमें भी उनका संकोचन मेरा नहीं है, ये उन्हीं संस्कृत कवियों का है जिनसे मैंने बहुत कुछ पाया, जिनसे बहुत कुछ मैंने सहेजा है। तो मुझे लगता है ये उनकी बड़ी विनम्रता भी थी कि जो हमारे पूर्वज जो हैं, लिखने वाले जो हैं, उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव उनका वो रहा है। और ये भी मुझे लगता है कि उनके पास जाने से पता चलता है किसी व्यक्ति को कि कितना अधिक ज्ञान उनमें समाया हुआ था। मैंने विष्णु धर्म तो पुराण का जब जिक्र किया तो उन्होंने सहज जिज्ञासा व्यक्त की थी कि आपके पास उसका पढ़ा है क्या कुछ। तो मैंने जगदीश चंद्रिकेश जी की किताब मेरे पास समीक्षा के लिए आई हुई थी, पुराणकालीन रूपंकर कलाएं, मैंने उनको दी थी पढ़ने के लिए। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये काम बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो उनका काम किया हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना सर्वकालिक है, बल्कि यूं कहें कि भारतीय जो कलाएं जो है, कलाओं के अंतर संबंधों को जो कार्य जो उन्होंने किया हुआ है वो उन्होंने केवल संदर्भों से हम लोगों के समक्ष नहीं रखा है, उसमें उनकी खुद की आधुनिकी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उन कलाओं को देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में कलाओं के अंतर संबंधों को अगर हम व्याख्यायित करना चाहें तो कैसे एक कला की स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठा की जा सकती है, उसको मुकुंद लाट के जो है चिंतन में और उनके लिखे में जो है बार बार हम लोग अनुभूत करते हैं। मुझे याद है एक बार पंडित रामनारायण जी यहाँ पर आए हुए थे जयपुर में, मैंने रामनारायण जी से बड़ा लंबा संवाद किया था सारंगी को लेकर जो है। उन्होंने खास बात इंगित की है मुकुंद लाट जी ने रामनारायण जी के बारे में भी कि सारंगी वादक जो गाने वाले की छाप जो है उसमें गाने वाले की छाप रहती थी सारंगी में जो है, पहले जो रामनारायण जी से पहले जो बजाया करते थे। लेकिन रामनारायण जी ने जो है एक स्वतंत्र रूप में सारंगी कैसे अपना अस्तित्व बना सकती है उसको उन्होंने बताया। मुझे लगता है रामनारायण जी के बहाने हम तमाम उन दूसरे जो सोलो जो वाद्य वादक हैं उनको तरफ भी नजर डालनी चाहिए कि कैसे वो लोग जो है सोलो वाद्य जो है अस्तित्व में है, उनका एक स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण शुरू हुआ। और ये मुझे लगता है चिंतन के रूप में, विचार के रूप में इस सारों को जो है व्याख्यायित किसी ने किया तो मुकुंद लाट ने किया है। तो मैं बार बार यही प्रस्तावित करता हूँ कि मुकुंद लाट के तमाम जो लिखा हुआ जो उनका जो है उनको कलाओं के अंतर संबंधों के आलोक में अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ हम लोग नया पा सकते हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनका सानिध्य निरंतर मुझे मिलता रहा इस रूप में कि उन्होंने किताबें अपनी मुझे सौंपी, बहुत सारी उनकी बातें जो है मुझे सुनने को मिली। पंडित जसराज जी से मेरा भेंट या संयोग जो है, संवाद, वो सुयोग भी जो है मुकुंद लाट जी के जरिए ही हुआ। और मुझे ये भी लगता है कि कलाओं पे लिखने का जो परिष्करण मेरा हुआ है, मुझे लगता है तो वो शायद मुकुंद लाट के पढ़े से हुआ है, क्योंकि अगर मैं मुकुंद लाट जी को नहीं पढ़ता तो एक दृष्टि का विस्तार जो होना चाहिए लिखे में जो है वो शायद दृष्टि का विस्तार नहीं हो पाता। तो मैं तो उनके प्रति इस रूप में भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरी दृष्टि में भी, जैसे संगीत में बढ़त होती है, राग में बढ़त होती है, उसी तरह से मेरे लिखे में भी बढ़त का सूत्रपात कहीं से हुआ। तो मुझे लगता है कि मुकुंद लाट जी के सानिध्य से ही हुआ है। और मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग उनसे मिलते रहे उन्होंने बहुत कुछ मुकुंद लाट जी से पाया है। और जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझे लगता है बड़ी सुखद ये पहल की है कि उनका जो अवदान है उसको अलग अलग जो विद्वान है उन लोगों से संवाद करके एक प्रकार से संजोने का काम जो है जन सुलभ पुस्तकालय ने किया है। मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग स्थूल रूप में तो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, एक इस रूप में भी करते रहते हैं कि होना चाहिए, एक औपचारिकता का निर्वहन करते हुए कई बार किसी को याद कर लेते हैं, किसी की स्मृति को संजो लेते हैं, कोई व्याख्यान कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहु रूपों में कि उनके व्यक्तित्व के कितने पहलू है उसको कोई व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति के किस रूप में देखता है, यह कार्य मुझे लगता है कि जन सुलभ पुस्तकालय बड़ा बेहतरीन ढंग से कर रहा है। प्रयाग जी को मैंने सुना था, सुनीला को सुना मैंने, और भी लोगों को मैंने सुना जन सुलभ पुस्तकालय से जो प्रस्तुतियां हुई मुकुंद जी के यादों के वातायन से जो जुड़ी हुई जो है। और मुझे लगता है मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके बारे में धीरे धीरे जब बात करें तो याद है। लेकिन जब ये संवाद जब शुरू हुआ था मुझे पता नहीं था कि मुझे
टॉक के रूप में अपनी बात कहनी है। मुझे लगा था कि अर्पण जी शायद बात करेंगे और मैं उनका जवाब देता जाऊंगा। बहरहाल जो भी हुआ, मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल ये रही है कि मुकुंद जी को याद करने का एक सार्वजनिक अवसर मुझे मिला, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी सुखद है कि मैं मुकुंद जी की यादों को सहेज पाया। और मैं आज इस जनसुलभ पुस्तकालय मंच के जरिए ये भी प्रस्तावित करता हूँ कि मुकुंद जी के जो तमाम जो लिखा है, उस लिखे के आलोक में कलाओं के अंतर संबंधों को हम अगर अवेरते हैं, उसको सहेजते हैं, तो बहुत कुछ नया और मौलिक हम पा सकते हैं। मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया जनसुलभ पुस्तकालय ने, उसके लिए बहुत बहुत आभार।